हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। आइए आज फिर एक बार क्वेश्चनों को देखते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन देखिए, एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डी डब्ल्यूपीएल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है दोस्तों? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। एक पानी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3 वर्षा में उपस्थित होता है, H2SO4 वर्षा में उपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन बी राइट आंसर, का प्रयोग, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग रोकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डैम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो डैम्पियर हॉजेस रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन, दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है यह। तो इस हिसाब से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो दोस्तों नोहकलियाई जो झरना है वो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित एक जलप्रपात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों वो लगभग 1100 फुट है और यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं हैं? किस बायोम में पेड़ नहीं हैं? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टुंड्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला देखिए, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। तो दोस्तों सही हो जाएगा। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है, ये गलत हो जाएगा। और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कथन पहला और कथन तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों वो महान्यायवादी होता है। और आप लोग जानते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और महान्यायवादी जो है वो पहले हमारे महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में 15वें भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल साहब जी हैं। और इनकी जो इन्हें नियुक्त कैसे किया जाता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन से हैं? इसे भारतीय वित्त संघवाद के नियंत्रक का कार्य करना होता है। सही हो जाएगा वित्त आयोग के संबंध में ये वाला कथन। इसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। गलत हो जाएगा। आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों के तहत हुआ है। ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन पहला कथन और कथन चौथा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा? तो ये अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत था कि ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा भारतीय गतिविधियों पर। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है यह सन 1973 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अलग एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा उनके कदम उठाए गए। ठीक है दोस्तों। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम जो था 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट को भारत में पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट के नाम पर रखा गया इस एक्ट का नाम। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में इनका वर्णन 36 से 51 आर्टिकल तक किया गया है दोस्तों। भाग 4 में इनका वर्णन है और इनको हमने आयरलैंड से लिया है। आइए दोस्तों देखते हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जो आपात की उद्घोषणा है इसको आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसी के तहत किया गया है और आपातकाल की उद्घोषणा का भी वर्णन इसी केवल राष्ट्रीय आपातकाल में है। तो इसका आंसर तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि जो आपातकाल का उपबंध है वो और कौन कौन से आर्टिकल में है। तो जो 352 आर्टिकल है, 352 अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 जो आर्टिकल है राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान जो आर्टिकल 356 के तहत हुआ है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है दोस्तों।
तो इसका ये आपातकाल का डिस्क्रिप्शन था। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वे निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसको दोस्तों जो हटाया जाता है उसको आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति को हटाया जा सकता है उसी प्रकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जान लेते हैं। भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की समेकित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि पर आहरित सभी व्यय में संबद्ध खातों का लेखा परीक्षक वर्तमान में हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और वो 14वें नंबर के हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी इससे पहले पूर्ण कर ले उस हिसाब से इनका कार्यकाल होता है। और इनका जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वो आपका आर्टिकल 148 में किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा स्टेटस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उच्च न्यायालय। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो दोहरी जो नागरिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए इज द राइट आंसर। आइए हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे। तो जो 10 कुमार चरित्रम की रचना है वो दंडिन ने की और नंदीवर्मन सेकंड के दरबारी कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस पल्लव राजा ने पुलकेशन को हराकर वातापी या वादामी पर अधिकार कर लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में जो है वो मनसेहरा और सहवाजगढ़ी दोनों, तो प्रयुक्त दोनों सही हो जाएगा। आइए साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है। तो ऑक्टेन संख्या का जो संबंध है वो आपका पेट्रोल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर है वो आपका आइसोप्रोपीन का बहुलक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों
वो प्लाज्मा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ की अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए। तो दोस्तों जो आल्हा है उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, और बिरहा जो है, बिरहा आपका पूर्वांचल में गाया जाता है, और चैती जो है दोस्तों वो आपका ब्रिज में, और कजरी अवध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित है? खेलकूद का सामान जो है वो आपका वाराणसी में नहीं बनता है, कानपुर में बनता है दोस्तों। दिया सिलाई उद्योग बरेली में स्थित है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनाई जाती हैं, और जो आपका लकड़ी कास्ट के खिलौने हैं ये मेरठ में नहीं चित्रकूट में बनाए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 केवल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? गोविंद देव मेला वृंदावन में लगता है। सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी। चक्रा तीर्थ नैमिषारण्य, राइट। देवा शरीफ बाराबंकी। तो इसका तो दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा, चारों सही है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। कपास का जो है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबड़ की खेती होती है, सॉरी क्वेश्चन पढ़िए। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन तथा जेरे बेसिन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जो नीति आयोग है दोस्तों इसके विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही बात है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, गलत है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सही है। यह सलाहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं अपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण या उपयुक्त सभी। तो जो भुगतान संतुलन है इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण सभी संतुलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है, तो जो इसका अंग है दोस्तों गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटरों को नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए लास्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती को करार दिया जाता है जो वर्ग द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।